सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन उसी भी दबा देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाया करेगा। देखिए मैं बता दूं कि डेली करंट अफेयर्स की जो वीडियोज प्रोवाइड की जाती है उसी कड़ी में आज 7 जून के जितने भी करंट के क्वेश्चन थे इसमें कवर किया गया है। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप वाईसीटी पब्लिकेशन पर जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ मैक्सिमम लोग हमारे चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या दिया हुआ पहला क्वेश्चन कि हाल ही में किसके द्वारा नगर वन कार्यक्रम शुरू किया गया है। नगर वन कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा, प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा, नितिन गडकरी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा अभी हाल ही में नगर वन कार्यक्रम शुरू किया गया। बात कर लें तो अभी हम लोग किस दिन अभी पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया है तो 5 जून को मनाया है। और इसी दिन ही हमारा क्या किया गया, अभी नगर वन कार्यक्रम का स्टार्ट किया गया। अच्छा, इसके अंतर्गत होगा क्या, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अभी हमारे जो केंद्रीय अभी पर्यावरण मंत्री हैं कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। इन्हीं के द्वारा ये ऐलान किया गया कि लगभग 200 शहरों में 145 करोड़ से अधिक पेड़ों को लगाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। 145 करोड़ से अधिक पेड़ों को लगाने का लक्ष्य रखा गया है करीब करीब 200 शहरों में। तो इसी के अंतर्गत यही चीज़ बताई गई नगर वन कार्यक्रम के अंतर्गत। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हाल ही में किसे WV के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में चुना गया है। पूछा जा रहा है कि WV अर्थात वे क्या बता रहा है, वर्ल्ड बैंक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे चुना गया पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव टोपनी को। राजीव टोपनी को अभी वर्ल्ड बैंक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में चुना गया है। ठीक है। अच्छा, बात कर लें कि राजीव टोपनी को तो अभी चुना गया है, क्या किया गया, वर्ल्ड बैंक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में। वर्ल्ड बैंक से संबंधित कुछ पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। 1944 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। बात कर ले इसकी एमडी एंड सीईओ के, तो अंशुला कांत है। कौन है? अंशुला कांत एमडी एंड सीईओ है। और फिलहाल में हेड कौन है, अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालपास है। ठीक है, डेविड मालपास के बारे में कई बार क्वेश्चन हम लोग को पेपर में पूछा हुआ है। डेविड मालपास जो है ये फिलहाल में यहाँ पे हेड के रूप में बने हुए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में WTO में भारत का राजदूत कौन नियुक्त हुआ है। तो बात कर लें WTO की, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है कि वहाँ पे राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं। जनरली हम लोग पीछे पढ़ते हुए हैं अभी काफ़ी ज़्यादा राजदूतों के बारे में। एक बार मैं फिर से रिवीजन कर ले रहा हूँ हम लोग उन चीज़ों के बारे में। पहले इसका राइट आंसर जान लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के जो राजदूत नियुक्त हुए हैं कौन हुए हैं? विजेंद्र नवनीत हुए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान दीजिएगा कि WTO अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कौन नियुक्त हुए हैं? वीरेंद्र राजदूत नियुक्त हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा हम अदर पॉइंट्स की बात कर लें तो अभी CB जॉर्ज को कहाँ के नियुक्त किया गया था राजदूत, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अभी हाल ही में कुवैत का, कहाँ का, तो कुवैत का अभी अभी फिलहाल में राजदूत नियुक्त किया गया है। और रवीश कुमार की बात कर लें तो रवीश कुमार को फिलहाल में फिनलैंड का नियुक्त किया गया है। कहाँ पे? तो फिनलैंड का इनको राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है रवीश कुमार को। अच्छा, हम अदर पॉइंट और भी देख लेते हैं। तो PK नायर को किसको? अभी PK नायर को हाल ही में नाइजर गणराज्य का राजदूत नियुक्त किया गया था। और पी कुमारन को अभी सिंगापुर में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। और गायत्री आई को फिलहाल में अभी कहाँ का नियुक्त किया गया था? ब्रिटेन का उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस तरह से जितने भी चीज़ें बनती हैं आप लोग चेन बनाकर याद करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। देखिए मैं आप लोगों की यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक जानकारी दे दूँ कि आप लोगों को जितने भी मई के करंट के क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट करंट सी योजनाएं हैं, COMD हैं, चाहे जितने भी पॉइंट इंपॉर्टेंट बने हैं सारे क्वेश्चनों को उसमें कवर कर दिया गया। आप लोगों को उसमें करीब करीब 100+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें 75+ क्वेश्चन आप लोगों को रखे गए हैं MCQ के रूप में। उसके बाद से जितने भी डे से संबंधित क्वेश्चन हैं और कुछ अदर पॉइंट के बारे में रखा गया है, तो आप लोग उसको देख लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की चीज़ें तैयार हो जाएंगी। 80 से 85% मैं उम्मीद करता हूँ करंट के आप लोगों की जो क्वेश्चन है उसमें कवर कर दिए गए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के पेपर के दृष्टिकोण से। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हाल ही में किस देश ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेज़बानी की है। पूछा जा रहा है कि वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेज़बानी किसके द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हाल ही में ब्रिटेन के द्वारा किया गया है। अच्छा, बात कर लें कि यह है क्या, तो इसके अंतर्गत वैक्सीन से बनाने से संबंधित किसी भी चीज़ों को मुद्दा है कि मतलब किस देश किस परिणाम तक पहुंचा है, चाहे मतलब कौन देश इसके बारे में मतलब किस तरह से चीज़ों को खोज कर रहा है, इसके बारे में एक सही दिशा निर्णय देने के लिए अभी इस बैठक को किया गया। और इसकी मेज़बानी जो किया गया ब्रिटेन के द्वारा किया गया। ब्रिटेन संबंधित बात कर लें तो इसकी राजधानी क्या है? लंदन है। क्या है? लंदन है। और बात कर लें कि इसकी यहाँ की मुद्रा क्या है, तो पाउंड स्टर्लिन है। बार बार पूछा जाता है क्या है यहाँ की, पाउंड स्टर्लिन जो है यहाँ की मुद्रा का नाम है। और वेरिस जॉनसन, जनरली काफ़ी बारे में आप लोग इनके बारे में सुने होंगे। अभी कुछ दिन पहले इनको क्या हो गया था, कोरोना का लक्षण पाए गए थे, लेकिन ये फिर से सही हो गए थे, बोरिस जॉनसन। ठीक है, बोरिस जॉनसन जो है फिलहाल में यहाँ पर PM के पद पे बने हुए हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में जारी ग्लोबल
इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 में भारत की रैंक क्या रहा। पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में जो जारी हुई है रैंकिंग, ग्लोबल इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर देख ले रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23। ठीक है, अभी जो रैंकिंग जारी हुई उसमें 23वां स्थान पर भारत रहा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है कि इसमें प्रथम स्थान कौन रहा, द्वितीय कौन रहा, तृतीय कौन रहा। तो देखिए प्रथम स्थान जो प्राप्त किया गया वो किसके द्वारा किया गया है, वो अमेरिका के द्वारा किया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरे स्थान की हम बात करें, दूसरे स्थान यूनाइटेड किंगडम के द्वारा प्राप्त किया गया। और थर्ड स्थान की बात कर लें तो ये इजराइल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, इजराइल के द्वारा किया गया। और भारत के द्वारा ये 23वां स्थान प्राप्त किया गया। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, बात कर ले कि हम इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है, जो ग्लोबल इकोसिस्टम रैंकिंग है, तो इसकी किसको, स्टार्टअप विलिंग के द्वारा या किया जाता है। किसके द्वारा, स्टार्टअप विलिंग के द्वारा इसकी इंडेक्स जो है जारी की जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हाल ही में महिला फुटबॉल परिसंघ ने किस देश को फुटबॉल 2022 की मेज़बानी सौंपा। ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को 110% देखने को पेपर में मिलते हैं। ठीक है, बार बार ये चीज़ें पूछा जाता है। मैं आप लोगों को बार बार बताते चला आया हूँ कि जितनी भी चीज़ें हैं गेम से संबंधित क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि उसकी मेज़बानी कहाँ पर किया जाए, किस देश के द्वारा किया जा रहा है। इन सब पॉइंट से आप लोगों को पेपर में देखने को क्वेश्चन मिलते हैं। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर ज़्यादा बन जा रहा है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा जो गेमों के जो समय निर्धारण किए गए थे, कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा गेमों को टाल दिया गया। कितने को तो निश्चित काल के लिए कर दिया गया, कितने को स्थगित कर दिया गया, और कितने को तो निरस्त भी कर दिया गया। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको आप लोगों को पेपर में पॉइंट यहाँ पे बन सकते हैं। तो बात कर लें कि महिला एशियाई फुटबॉल परिसंघ की बात कर रहा है। तो ये फुटबॉल जो 2022 में होने वाली है, इसको किसके द्वारा सौंपा गया है, तो ये भारत को सौंपा गया है। आप लोगों को एक चीज़ और भी पता होगा कि अंडर-17 फुटबॉल की बात कर रहा था। फीफा अंडर-17 जो अभी होने वाला है, कब होने वाला है, 2023 में होने वाला है। इसकी मेज़बानी भी कौन करेगा, महिलाओं की बात कर रहा है, तो ये भारत ही इसका भी करने वाला है। 2023 में जो अंडर-17 महिला फुटबॉल होने वाला है, उसकी मेज़बानी भी भारत के द्वारा किया जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे तो आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। अच्छा, हम बात कर लें इसमें कौन कितने देश शामिल होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहली चीज़ ये जान लीजिए कि ये एक बहुत लंबे समय बात किया जा रहा है। भारत में 1979 में भारत को दिया गया था, उसके बाद से ये करीब करीब 42 साल के बाद से भारत को इसकी मेज़बानी दिया जा रहा है। और इसमें करीब करीब जानते हैं 12 देशों को शामिल किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा। पूछा जा रहा है कौन शीर्ष पर रहा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में। अभी से एक सूचना जारी हुई है, एक रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें त्सिंगहुआ, याद रख लीजिएगा, सिंगुआ के नाम से जान सकते हैं। ये टी जो होता है साइलेंट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, सिंगुआ यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या किया गया, अभी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। ये एक चाइना की क्या है, अभी यूनिवर्सिटी है, इसी के द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। पेकिंग यूनिवर्सिटी जो है, इसके द्वारा कौन सा स्थान प्राप्त किया गया, किसके द्वारा प्रथम और इसके द्वारा द्वितीय स्थान प्राप्त किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेकिंग यूनिवर्सिटी के द्वारा। अच्छा, ये पॉइंट और भी बन जाता है कि भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसके द्वारा इसमें स्थान हासिल किया गया। देखिए भारत के कुल टॉप जो 100 यूनिवर्सिटी हैं उसमें भारत के 8 यूनिवर्सिटियों को शामिल किया गया। इसमें जो सबसे अहम रहा वो कौन रहा, 36वें नंबर पर रहा IIFC बेंगलुरु। चौथे नंबर पर रहा, 36वें नंबर पर रहा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, बात कर लें इसे जारी कौन करता है, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसे दी जारी करता है। ठीक है, दी जारी करता है। दी की फुल फॉर्म की बात कर लें तो याद रख लीजिएगा क्या हो जाएगा, द हायर एजुकेशन। द हायर एजुकेशन इसी के द्वारा क्या किया जाता है, अभी जारी किया जाता है। ये यूनिवर्सिटी अभी जो रैंकिंग जारी किया गया है यूनिवर्सिटियों की, इसी के द्वारा जारी किया जाता है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हाल ही में जारी फोर्ब्स की सूची में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी कौन बन गई हैं। पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में जो फोर्ब्स की जो सूची जारी की है, इसमें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बन गई हैं। ठीक है, देखिए सेलिब्रिटी की बात कर रहा है तो यहाँ पे बात कर लें और किस कौन बनी है, तो यहाँ से एक पॉइंट और भी बन जाता है। यहाँ पे अब स्त्रीलिंग बात का बोध कर रहा है, तो यहाँ पर अक्षय कुमार तो होंगे नहीं। ठीक है, बात कर लें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काइली जेनर जो है ये फर्स्ट बिलियनर्स महिला भी थी। कुछ दिन पहले मैंने बताया था, और अभी फिलहाल में ये क्या हो गई, जो फोर्ब्स की जो सूची जारी हुई है इसमें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी भी बन गई हैं। तो कौन बनी है, काइली जेनर बनी है। अच्छा, मैंने एक पॉइंट आप लोगों को कुछ दिन पहले बताया था, क्या बताया था, नोआमी ओसाका के बारे में, कि हर बार मारिया शारापोवा जो थी उनके द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया जाता था महिला खिलाड़ी जो थी उनमें। लेकिन इस बार ये जो जापान की थी कौन, नोआमी ओसाका, इनके द्वारा फोर्ब्स की जो सूची जारी की गई उसमें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया था। अच्छा, बात कर ले कि इसके अलावा जो प्रथम स्थान पुरुषों की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी में कौन शीर्ष पे रहा, तो रोजर फेडरर रहे थे। कौन रहे थे, रोजर फेडरर रहे थे। और भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले कौन रहे थे, तो विराट कोहली रहे थे। कौन रहे थे, विराट कोहली के द्वारा रखा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकी कुल संपत्ति 197 करोड़
197.2 करोड़ रुपए की थी। ठीक है। अच्छा, बात कर लें कि एक पॉइंट और भी यहाँ से बन सकता है कि हाल ही में जो फोर्ब्स की जो सूची जारी हुई है, इसमें भारत की जो कौन से ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो प्रथम स्थान पर हैं, तो ये अक्षय कुमार रहे। इसीलिए मैंने इस ऑप्शन को रखा है कि भारत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटियों में प्रथम स्थान किसका रहा, तो अक्षय कुमार का रहा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसने एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 जीता है। पूछा जा रहा है कि एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 किसके द्वारा जीता गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृतिका पांडे। अर्थात कृतिका पांडे के द्वारा कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 को जीता गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, बात करनी है क्या थी, तो ये भारतीय लेखिका थी और इन्हीं के द्वारा, आप लोग जानते हैं शॉर्ट स्टोरी की बात आ जाती है तभी वहीं पर बात आ जाती है कि किसी के द्वारा शॉर्ट स्टोरी लिखी ही गई हो। ये भारतीय लेखिका थी और इन्हीं के द्वारा क्या किया गया है, अभी फर्स्ट प्राइज जीता गया है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में जियो ने किसके साथ छठी बार अपनी हिस्सेदारी बेची। यहाँ ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा दिनों से चर्चा में है। अगर जो लोग भी हमारी वीडियोस पर कंटिन्यू रहते होंगे उनको ये चीज़ें पता होगी आसानी से। तो बात कर लें कि जियो ने किसके साथ छठी बार अपनी हिस्सेदारी बेची है। देखिए, जियो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज लदा हुआ है और अपनी हिस्सेदारी को बेच करके विभिन्न प्रकार की कंपनियों के साथ वो अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है। इसकी वजह से अपने कर्ज को क्या कर सकता है, भर सकता है। तो करीब करीब मैं बात कर लूँ तो ये 97,000 करोड़ रुपए का, याद रख लीजिएगा, 97,000 करोड़ रुपए का करीब करीब अपनी हिस्सेदारी अभी तक वो बेच चुका है। और बात कर लें कि ये किसके द्वारा अभी छठी बार बेचा गया है, तो ये जो हो जाएगा मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी के द्वारा अभी छठी बार इसके द्वारा बेचा गया। अच्छा, एक पॉइंट और भी बन जाता है कि इस कंपनी के द्वारा बेचा गया और किस किस कंपनी के द्वारा बेचा गया। मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिवीजन करा दे रहा हूँ। फेसबुक के साथ सबसे पहली बार 9.99% की हिस्सेदारी बेची गई थी। सिल्वर लेक उसके बाद से आया था, सिल्वर लेक के साथ भी बेची गई थी, 1.32% की हिस्सेदारी बेची गई थी। जनरल अटलांटिक के साथ बेची गई थी, उसके साथ केकेआर के साथ बेची गई थी, उसके बाद विस्टा के साथ बेची गई थी, फिर जनरल अटलांटिक के साथ बेची गई थी। जनरल अटलांटिक हो गया, सिल्वर लेक हो गया, फेसबुक हो गया, मुआवजा इन्वेस्टमेंट कंपनी हो गया, और विस्टा हो गया, और केकेआर हो गया। यहाँ पे 2 पॉइंट और भी हो जाएगा, विस्टा और केकेआर। इस तरह से कुल मिला के 6 कंपनियों के साथ इसके द्वारा अपनी हिस्सेदारी अभी तक बेची जा चुकी है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। चलते हैं हम लोग कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। जो पॉइंट हम लोग रख लेते हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है कि हाल ही में एप्पल ने इपिस्ता दास गुप्ता को भारत का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। पूछा जा सकता है कि एप्पल ने किसे अभी फिलहाल में भारत के अंदर कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया है, तो अभी किसे नियुक्त किया है, तो इपिस्ता दास गुप्ता को। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर पॉइंट को देख लेते हैं कि हाल ही में मध्य अमेरिका देशों में अमांडा नामक तूफान ने प्रभावित किया है। पूछा सकता है कि मध्य अमेरिका देशों में कौन सा तूफान प्रभावित किया है, तो अमांडा नामक तूफान। आप लोग 2-3 तूफानों के बारे में मैं एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ। देखिए, अम्फान तूफान वो आया था, वो कहाँ पे आया था, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तरफ पे आया था। और उसके बाद से कौन आया था, तो वो कौन सा आया था, हीका चक्रवात आया था। ठीक है, हीका चक्रवात आया था। उसके बाद से कौन सा आया था, तो निसर्ग आया था। जो ये दोनों, जो हीका और जो निसर्ग आया था, ये महाराष्ट्र और गुजरात के तटों से टकराए हुए थे। चलते हैं अगले नंबर पॉइंट को देख लेते हैं कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अपने राज्यों को पुलिसकर्मियों को डिप्रेशन से दूर रखने के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया गया। देखिए, इसके अंदर ये क्या किया जाएगा, एक टीम का गठन किया जाएगा जिसकी वजह से उनको डिप्रेशन के बारे में जानकारी दिया, मतलब इकट्ठा करके और उनको दूर करने के लिए उसके बारे में उपाय सोचा जाएगा। इसलिए काफ़ी ज़्यादा जो पुलिसकर्मी वगैरह हैं, इस समय अपने 24 घंटे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 18 से 20 घंटे करीब करीब वो ड्यूटी देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, पुलिसों के द्वारा, तो उनको काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो चुके हैं। इसकी वजह से उनको डिप्रेशन को दूर करने के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया गया, किसके द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया। देखिए, बता दूं कि इसके पीडीएफ फाइल भी अगर आप लोग चाहते हैं डाउनलोड करना है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, वहाँ से आप लोग जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर लीजिए और आंसर की उसमें आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। देखिए, मैं बता दूं कि वीडियो के अंदर डिटेल आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, तो आप लोगों को पीडीएफ के अंदर वो सब चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियोज़ के देखिए और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। तो प्लीज़, अब मैं बता दूं आप लोगों के एक और भी पॉइंट कि आप लोगों के लिए, देखिए, आप लोगों के लिए जो भी लोग एसएससी जेईई की जो तैयारी करते होंगे, उनके लिए नॉन टेक्निकल की जो जीके जीएस की पोर्शन है, वो आप लोगों के लिए बताया जा चुका है, पूरे स्ट्रेटजी बताया जा चुका है कि 80 दिन के अंदर किस किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह से जीके जीएस को पढ़ें, किस तरह से चीज़ों को पढ़ें आसानी से, जिससे कि एग्जाम है क्वालिफाई हो जाए। तो प्लीज़ उस वीडियोज़ को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आसानी से पता चल जाएँ। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।